मतलब बुजुर्ग लोगों की जब बातचीत आती है तो हमारे मन में जो सबसे पहली भावना आती है वो करुणा की आती है, नैतिकता की आती है। और हम देखते भी हैं कि जैसे ही कोई बुजुर्ग के प्रति हिंसा की या फिर किसी भी तरीके से अशोभनीय व्यवहार की या फिर खराब स्थितियों की जब बातचीत आती है तो सबसे पहला हमारा दृष्टिकोण बनता है वो नैतिकता के प्रति बनता है। नैतिकता क्या होनी चाहिए, क्या बातचीत करते हैं हम लोग और बाकी सभी जो एक दृष्टिकोण बनाया जाता है कि बच्चों को देखभाल करनी चाहिए माँ बाप की, उन्होंने बच्चों को माँ बाप को छोड़ दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। देखिए इससे कोई असहमति नहीं है कि हिंसाएं बुजुर्गों के साथ में हो रही है। एनसीआरबी की जो इस साल की रिपोर्ट है वो तो यही प्रतिशत कर रही है कि आप मतलब जो 23% जो लूट है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, वो बुजुर्ग लोगों के साथ में ही हो रहा है। और आपको बता दें कि कमानी जी ने अभी इस बात आंकड़ों पे बातचीत कर रही थी कि इस देश में यूनाइटेड नेशन की जो एजिंग रिपोर्ट आई है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो आई है, उसके अनुसार लगभग 15 करोड़ लोग हैं इस देश में जो बुजुर्ग हैं। अब 15 करोड़ लोग लगभग जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर 60 साल के ऊपर की स्थिति है और हमारी सरकार बुजुर्ग लोगों पर जीडीपी जो खर्चा कर रही है वो जीडीपी का 0.73% खर्चा कर रही है। आप समझ रहे हैं मतलब हम नैतिकता की बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी हमारी भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं के आधार पे जो संरचना में जो गड़बड़ियां हो रही है वो नहीं ठीक होने वाली है। 80% बुजुर्ग जो है उनका आर्थिक आधार ही नहीं है, वो डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो नहीं काम करने की स्थिति में है, वो कुछ नहीं सोच सकते हैं, उम्र के हिसाब से उनकी जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उनको देखभाल की जरूरत है, उनके बच्चे घर में खाना पीने की व्यवस्था ठीक हो इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन सारी चीजों में जो राज्य की स्थिति है वो क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, हमें इस पे बात करनी चाहिए। दरअसल में ये जो मीडिया का प्रोपेगेंडा हमेशा होता है कि बच्चों ने छोड़ दिया माँ बाप को, अरे बच्चे छोड़ करके 10,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। उस स्थिति में उस मोहल्ले के, उस शहर के, उस राज्य के, उस देश की जो सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? वो जीडीपी का 2% भी नहीं खर्चा कर रही है, 1% भी नहीं खर्चा कर रही है बुजुर्गों की देखभाल को लेकर के। और हम नैतिकता के आधार पे ये बात कर रहे हैं कि हिंसा हो रही है, अगर नहीं कहना है फिर ये हमें ये सारी बातचीत छोड़ देनी है। इस समाज की सबसे सबसे मजबूत इकाई जो है वो परिवार ही है। और परिवार खुशहाल तभी रहता है जब उसमें बुजुर्ग रहते हैं, जिसमें बच्चे रहते हैं। बुजुर्ग और बच्चे जब परिवार में रहते हैं ना तो जो परिवार का जो खुशनुमा माहौल बनता है वो सबसे बड़ा खुश होता है। उसी 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 खुशी के लिए हम जिंदगी भर मरते हैं, सिर्फ उसी के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है वो बहुत अच्छे से रहे। अब आप अब हम कह रहे हैं कि एक बहुत प्रतिशत बुजुर्गों की आबादी जो है डिपेंडेंट है, लेकिन आप एक साबुन खरीदने जाते हैं तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं ना। आप डायपर खरीदने जा रहे हैं तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप दवाइयां खरीदने जा रहे हैं तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। आप कहाँ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं या सरकार को अपनी तरफ से चीजों को नहीं दे रहे? लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमें इस पे बात करने की जरूरत है। बुजुर्गों की स्थिति खराब हो रही है, बहुत ही खराब हो रही है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ने वाली है। अभी ये 10% है। अनुमान है कि 2050 तक ये 20 से 25% हो जाएगा। जब संख्या इतनी बढ़ रही है तो हमें उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। देखिए इसके लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में ये बात कही गई है कि राज्य अपने समर्थ के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करेगा, ये बात उसमें है। नागरिक समाज की तरफ से भी ये सवाल उठना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे हम ये कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं कि जैसे क्रच होता है बच्चों की देखभाल के लिए, रशिया में क्रच की व्यवस्था शुरू हुई थी।
उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव था कि भाई महिलाएं काम पे जा रही हैं। और उस समय जो सरकारें थी, समाजवादी सरकारें थी, जिस तरीके का प्रोग्रेसिव पूरा माहौल था, उसमें ये माना जा रहा था कि बच्चे समाज समाज की जो है जिम्मेदारी है, इसलिए महिलाएं और पुरुष काम पे जा रहे हैं, तो उस बीच में जो है समाज के लोग जो है बच्चों की देखभाल करेंगे, तो क्रच की व्यवस्था आई। ठीक उसी तरह से बुजुर्ग लोगों के लिए इस तरीके की संस्थाएं क्यों नहीं आती है? क्रच जैसी, डे केयर जैसी इस तरीके की चीजें नहीं है हमारे समाज में, नहीं है क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं। और क्योंकि इधर कुछ सालों में, या फिर हो सकता है पहले भी होता रहा वो, हमें ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जब से ये जो ज्वाइंट फैमिलीज का संरचना में असर पड़ा है, और एकल परिवार बढ़े हैं, जिसमें कि आप एक कमरे में, एक फ्लैट में, एक घर में सीमित रह जाते हैं, और आप मोहल्लों में नहीं निकल पाते हैं, आप नहीं बात कर पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी जो जो ये संकीर्णता आ रही है कि हम नहीं, ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से किसी तरीके की संस्था की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार की तरफ से ओल्ड एज होम की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? किसी भी तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वो ये नहीं मान रहे हैं, क्या वो ये तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बुजुर्ग इस देश में, जो जिसके लिए वो पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? मुझे ये बात ही नहीं समझ में आ रही है कि आज तक बुजुर्ग लोगों से संबंधित जितने भी संस्थाएं मैंने देखी है एनजीओ की, वो ओल्ड एज होम है, और वो ट्रस्ट है, एनजीओज है, और वो भी कुछ कुछ जो ओल्ड एज होम है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बाकी सभी की स्थितियां बहुत बुरी है। या तो कुछ ओल्ड एज होम बहुत लेविशली हैं, जो बहुत बहुत बढ़िया खर्चा करते हैं, जो 10,000 से 20,000 रुपया महीना लेते हैं और अच्छे से रखते हैं, वो एक अलग बात है, उसमें सब नहीं पहुंच पाएंगे, हम जानते हैं। लेकिन ओल्ड एज होम की जरूरत अगर इस देश में पड़ ही रही है, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हर समय हमको अपने आप को गिल्ट, ये जो फील करने का एक मामला है कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पा रहे, इस गिल्ट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उस स्थिति में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम सारी व्यवस्थाओं को संभाल पाए। ये एक पॉइंट है। दूसरा, मैंने आप उसको दार्शनिक कहें, जो भी स्थिति कहना चाहें, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, और मैं मेरा लंबे समय से जनजातीय समाजों पे काम रहा है। तो जीवन जीने के जो तरीके हैं, जीवन के प्रति जो इच्छाएं हैं, जीवन से जो हमें चाहिए, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मैंने डिफरेंस देखा है कि शहरों में और जनजातीय समाजों में जो है वो, मतलब जीवन से जनजातीय समाजों में मैंने देखा है कि बुजुर्ग व्यक्ति कभी थकते नहीं है। मतलब उनको मैंने ये कहते हुए नहीं सुना है कि अब हमको आराम करना है, मतलब नहीं देखा है। हम बहुत लंबे लंबे समय तक रहे हैं, और जो वहां पे बुजुर्गियत है ना, वो बहुत चीयरफुल है। मतलब जीवन जीवन अब उनके सामने हमारे जोश ठंडे पड़ते हैं, इस तरीके की एक स्थिति बनती है। उसमें महिलाएं भी, पुरुष भी, उनका एक अपना सामाजिक दायरा होता है, जिसमें वो बातचीत करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ गांव के लिए करते हैं, कुछ समाज के लिए, कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, खेत खलिहान के लिए करते हैं, घरों के लिए करते हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। उनकी जिंदगी में ये नहीं रहता है कि नहीं बस अब हो गया, अब हमको बैठना है। मतलब मैंने नहीं देखा है ऐसा। और वहां पे मैं इस बात से डिनाई तो नहीं करूंगी कि वहां पे इस तरीके की हिंसा, मतलब बुजुर्गों के प्रति अशोभनीय व्यवहार नहीं होता होगा, शायद होता होगा। मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा उस विषय का अध्ययन नहीं रहा, तो मैंने नोटिस नहीं किया। लेकिन मैंने जो बुजुर्ग लोगों को वहां पे चेयरफुल अपनी जिंदगी जीते हुए देखा है, और शहरों में आकर के फिर मैंने अपने मतलब अगर जो देखा है, उसमें थोड़ा तो अंतर है। जीवन के प्रति जो आपकी इच्छा है, उसको लेकर के भी जो है वो जीवन जीने के तरीके, ये एक समाजीकरण का भी एक है। और दूसरा एक पॉइंट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मतलब ज्वाइंट फैमिली की जो संरचना में जो दरार पड़ी है, और एकल परिवारों की संख्या जो बढ़ी, उन परिवारों में अधिकांश बच्चे अपने परिवारों में बुजुर्ग लोगों को नहीं देखते।
वो बिना बुजुर्ग लोगों के ही बड़े हो रहे हैं। हमने अपने बचपन में देखा है कि हमारी माँ कैसे हमारी दादी की, हमारे बाबा की बहुत अच्छे से सेवा कर रही है, उनको नहला रही है, धुला रही है, उनके साथ हँसी-खुशी खाना खिलाया जा रहा है। हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करते थे कि हम लोग भी कुछ खाना खिला देते थे, कुछ कर देते थे। अब ये थोड़ा कम हो रहा है, तो इससे होता ये है कि जो बुजुर्गों के प्रति जो ये होता है कि बोझ है, या फिर उनको टॉलरेट करने की जो व्यवस्था, मतलब आपके अंदर सहन शक्ति नहीं होती, वो कम हो रही है। ये एक जो सोशलाइजेशन है, ये भी हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी कि मतलब 10% बुजुर्ग हैं हमारे देश में, उसमें भी महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ होता ये है कि जो शादी की जाती है उसमें पुरुष की उम्र बड़ी होती है, महिलाओं की छोटी होती है। तो और उसमें भी मैंने एक रिपोर्ट में ये पढ़ा कि 80% मतलब महिलाएं जो हैं, 80% विधवा महिलाएं थी और 48% जो है विधु पुरुष थे। यानी कि विधवा महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है उन इन सारे बुजुर्ग आंकड़ों में भी। अब ऐसी महिलाओं की जो स्थिति होती है ना, वो सबसे ज्यादा दयनीय होती है। वो उनके पास कोई साधन ही नहीं होता। आप जाइए ना वृंदावन, वृंदावन में बुजुर्ग महिलाओं की लाइन है। मतलब जहाँ वो भीख मांग करके लोगों से कुछ सामान मांग करके खाती पीती जीवन यापन करती हैं और अपने मतलब उनकी मृत्यु वहां पे होती है। इस तरीके की जो स्थितियां हैं ना पैदा हो रही है, वो सिर्फ हमें पारिवारिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे ही बात करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हमें उस पे भी बात करने की जरूरत है और बहुत सख्त लहजे में बात करने की जरूरत है। और हमें ये डिमांड करना चाहिए कि आप पेंशन की जो 600 से 1200 की राशि दे रहे हैं ना, मतलब अन्य 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 राज्यों और कुछ जगहों को लेकर के, कुछ ही जगहों पर है, वो भी उसकी उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो इतनी जटिल हैं कि हर कोई उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। बैंक होता है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे और गांव है कोने में, वहां से एक 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 बुजुर्ग महिला या पुरुष जो है वो बैंक तक नहीं जाते हैं, जाते उनके बच्चे उठा पटा करके ले जाएंगे और तो नहीं जाएंगे। और ये प्रक्रियाएं इतनी कठिन होती है कि लोग इनरोल नहीं होते हैं। तो कम से कम राज्य उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन को ध्यान में देते हुए कम से कम पेंशन की व्यवस्था आप अच्छी कर दीजिए। और पेंशन की व्यवस्था ही बस मत करिए, पेंशन उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इसकी मॉनिटरिंग भी करिए। उन वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, कम से कम इसकी व्यवस्था करिए। और हमें बहुत सख्त लहजे में, बहुत बहुत ही मैं क्या बताऊं, मैं नहीं वो शब्द खोज पा रही हूँ, इस राज्य सरकारों को कटघरे में खड़े करने की जरूरत है कि ये खाली हमारी संवेदना का मामला नहीं है, संरचना का मामला है। ये संरचनागत जो आपने इतनी कमियां पैदा की हैं जिसकी वजह से हमारे देश के बुजुर्ग खराब स्थितियों में जी रहे हैं, वो वो उसको बंद करिए। ये अमानवीय, ये क्रूर व्यवहार सरकारें बंद करें। वो कम से कम इकोनॉमिकली कंडीशन जो बुजुर्गों की है उसको ठीक करें, ताकि वो अपने लिए एक एक ढंग से रहने की, अपने ही परिवार में ढंग से रहने की व्यवस्था कर पाए। मैं